पूछना हो डायरेक्ट तो बताइए उसमें, क्योंकि ये चैप्टर स्टार्टिंग में अगर आप नहीं समझेंगे तो ये पूरा चैप्टर समस्या क्रिएट कर देगा आपको ये। ठीक है, डीएनए का आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें सबको क्लियर है। बेस पेयर और बेस डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने स्ट्रक्चर डीएनए का एक स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। इसके बाद डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल, ठीक है, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था इसके लिए। ठीक है, दो साइंटिस्ट हैं ये, जेडी वाटसन और एफएससी क्रिक। तो इनके कुछ सैलिएंट फीचर हैं, मेन फीचर इस मॉडल के क्या हैं वो समझने हैं। ठीक है, पहली चीज तो इन्होंने बताया था कि डीएनए कंटेन द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। कितना होता है? 2। ठीक है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। आइए, और ये दोनों चेन्स जो होती हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, समझ रहे ना, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े रहेंगे। ठीक है, 2 चेन्स रहेंगी, दोनों चेन्स कैसी हैं? हेलिकल होती हैं, ध्यान रखना है। ये चेन कैसी हैं? ये आपकी चेन स्ट्रेट नहीं है, ये इस तरीके से है। ये एक चेन है और इसी के बगल में इस तरीके से दूसरा चेन चलेगा। ठीक है, तो दोनों चेन कैसी हैं? हेलिकल हैं ये। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में जो बैकबोन होती है वो किससे बनती है? सुगर फॉस्फेट से। ठीक है, और आगे लिखेंगे बैकबोन, वो शुगर और फॉस्फेट की बनी होती है। दोनों चेन्स कैसी हैं? एंटी पैरेलल। रीजन बताया था एंटी पैरेलल क्यों होती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी नाइट्रोजन बेसिस के बीच में, इसीलिए दोनों चेन एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब अगर वह एक स्ट्रैंड है, वन स्ट्रैंड में आपको 5 to 3 देखने को मिलेगा। 5 से 3 डायरेक्शन में एक स्ट्रैंड चल रहा है, जैसे ये 5 है और दूसरा क्या है, ये 3 है, तो दूसरा स्ट्रैंड क्या चलेगा? 5 to 3। देखिए यहां से 5 to 3, मतलब एक 5 to 3 यहां चल रहा है, एक क्या है 3 से 5 की तरफ चलेगा। 5 to 3 और 3 to 5 जस्ट अपोजिट हैं, तो एक स्टैंड आपको 5 to 3 मिलेगा और दूसरा है सेम है अदर 3 to 5 एंड। ठीक है, 2 स्टैंड इस तरीके से रहते हैं। अब यहां पर डायग्राम देख लीजिए थोड़ा सा इस तरीके से। ये एक हेलिक्स है डीएनए का, एक चेन है जो कैसी है? हेलिकल है। दूसरी चेन, इसमें जानते हैं क्या चीजें हैं? इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? न्यूक्लियोटाइड क्या लगे रहेंगे इसमें बीच बीच में, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड की ये चेन है पूरी। बीच में ये क्या है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। देख रहे हैं ये बीच में जो जगह है क्या है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, और नाइट्रोजन बेस यहां से बाहर की साइड में प्रोजेक्ट रहेंगे। एडेनिन है, ये गुआनिन हो गया, ये बाहर की साइड में, क्योंकि ये बैकबोन है। बैकबोन में शुगर और फॉस्फेट ही होता है और नाइट्रोजन बेस शुगर से अटैच रहते हैं और प्रोजेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो इसको मैं नहीं बना रहा हूं, यहां पर देखिए दूसरी चेन जस्ट इसके बगल में चलेगी इस तरीके से। देखिए ये अनदर चेन हो गया, दूसरा चेन। ठीक है, तो 2 चेन हो गया, एक 5 प्राइम एंड इधर दिखाएंगे 3 हो गया, और इसका ये 3 है, तो सामने वाले का क्या हो गया? ये 5 हो गया। ठीक, इसमें कहेंगे कि हेलिक्स है, एक कंप्लीट टर्न समझते हैं, 1 कंप्लीट टर्न। टर्न का मतलब होता है जैसे मैंने, अच्छा ये जो डीएनए है वाटसन क्रिक ने दिया था, ये कौन सा डीएनए था? ये बी डीएनए था।
याद रखिए डीएनए के टाइप होते हैं ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और जेड डीएनए होता है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन डीएनए देखने को मिलता है बी डीएनए, ये बी डीएनए बताया था इन्होंने। और बी डीएनए कैसा होता है, राइट हैंडेड। राइट हैंडेड समझती, ये जो हेलिक्स है देखिए स्प्रिंग दो तरीके से, एक ऐसे है, ये लेफ्ट हैंडेड है, ये लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है, सॉरी राइट हैंडेड हुआ, और ये क्या हुआ, ये लेफ्ट हुआ। अगर ऐसे घूमेगा तो वो राइट हैंडेड रहेगा और इस तरीके से घूमेगा तो वो लेफ्ट हैंडेड। तो ये राइट हैंडेड डीएनए था, ठीक है। इसमें एक कंप्लीट टर्न का मतलब होता है यहां से लेकर के और यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, ये कंप्लीट टर्न है पूरा। यहां से स्टार्ट हुआ, पूरा घूमा, फिर आकर के यहां कंप्लीट, मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं कंप्लीट। एक चक्कर समझ रहे हैं ना। एक कंप्लीट टर्न का मतलब क्या होता है, ये स्ट्रक्चर यहां रिपीट कर रही है। यहां से देखेंगे तो आप यहां से यहां को इतना, ये वन कंप्लीट टर्न है, यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है, पूरा कंप्लीट टर्न है। हेलिक्स में वन कंप्लीट टर्न यहां से लेकर के यहां तक है, समझ रहे हैं ना ये चीज, ठीक है। तो वन कंप्लीट टर्न, एक कंप्लीट टर्न जो होगा उसकी लेंथ कितनी होगी, 34 एंगस्ट्रॉम। जो लेंथ है वो है 34 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। और इस एक कंप्लीट टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड के जोड़े हैं या नाइट्रोजन बेस के कितने जोड़े हैं, तो आप बोलेंगे अप्रोक्स 10 होते हैं, ठीक है, 10 जोड़े होते हैं इसमें। ये देखिए 1 2 3 इस तरीके से 4 और 5, 5 इस वाले में रहेंगे और 5 लगभग इस वाले में रहेंगे, ठीक है। मतलब 5 न्यूक्लियोटाइड समझ रहे, जैसे एडेनिन और थाइमिन हो गया, गुआनिन और साइटोसिन, और एडेनिन और थाइमिन, ये वन बेस पेयर, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरीके से कितने बेस पेयर लग रहेंगे, 10 बेस पेयर या 10 न्यूक्लियोटाइड के पेयर रहेंगे, ठीक है, एक कंप्लीट टर्न में। तो इसमें आपको 10 बेस पेयर मिलेगा, 10 बेस पेयर्स होते हैं। और एक कंप्लीट टर्न को हम बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं और पिच, ठीक है। डीएनए में एक पूरा कंप्लीट टर्न घूम जाना डीएनए, उसको बोलते हैं पिच, ठीक है। उसकी लेंथ कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम, या नैनोमीटर में अगर कहेंगे तो 3.4 नैनोमीटर होगा, ठीक है, 3.4 नैनोमीटर में आता है। अब चूंकि इसमें 10 बेस पेयर हैं और 10 अप्रॉक्स होते हैं, एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक है। इसमें कितने बेस पेयर हैं, 10। लेंथ कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम। दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस बता सकते हैं, जैसे ये मैंने कहा इसमें कितना बेस पेयर लगा हुआ है, 10 बेस पेयर। एक बेस पेयर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये, ऐसे 10 लगे हैं कंप्लीट टर्न में। इस पूरे कंप्लीट टर्न की लेंथ कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम है, और 10 बेस पेयर लगे हैं। दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस, मतलब ये वाली डिस्टेंस कितना होगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम। 10 से डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि टोटल लेंथ है 34, 10 लगे हैं, 10। आप सीढ़ी जो होती है ना, सीढ़ी में ऐसे लगा होता है ना बीच बीच में, तो दो उसके बीच की डिस्टेंस अगर आप निकालेंगे तो वो क्या आएगी, यहाँ 3.4 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि 10 से उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 10 बेस पेयर, आगे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस, वो आ जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.34 नैनोमीटर आ जाएगा, ठीक है, 0.34 नैनोमीटर आएगा। इसका डायामीटर कितना होता है, डायामीटर समझते हैं, सीढ़ी जो होती है, सीढ़ी देखिए, डीएनए कुछ नहीं है, सीढ़ी को ऐसे ट्विस्ट कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा, ठीक है। ये सीढ़ी है, इसमें दो स्ट्रैंड है, ये वाले, एक ये और एक ये, दोनों के बीच की डिस्टेंस, ऐसे यहां पर दोनों स्ट्रैंड के बीच की जो डिस्टेंस है वही डीएनए का डायामीटर है। डीएनए में दो स्ट्रैंड, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, डीएनए के स्ट्रैंड के बीच की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होती है उसी को बोलते हैं डायामीटर। और कितना होता है डायामीटर, 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो डायामीटर जो होगा
ऑफ हेलिक्स वो होगा 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर होता है। ठीक है, अगली चीज क्या बताई थी इन्होंने, अगला था कि जो डीएनए है, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन बेसेस आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। एक चीज और समझ लीजिए, बुक में नहीं दिया हुआ है, आइए बुक में नहीं दिया है, एक चक्कर पूरा डीएनए, जैसे डीएनए देखिए यहां से स्टार्ट हुआ, यहां वापस आया, एक चक्कर पूरा होने में कितना डिग्री घूमता है हेलिक्स? स्प्रिंग है, स्प्रिंग एक कंप्लीट टर्न जब घूमती है तो 360 डिग्री घूमती है कि नहीं घूमती है? ठीक है, तो एक कंप्लीट टर्न, एक पूरा टर्न घूमने में डीएनए को कितना घूमना पड़ेगा? 360 डिग्री। और कितने बेस लगे हुए हैं? 10 बेस पेयर लगे हैं। तो 2 बेस पेयर के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है जानते हैं? 2 बेस पेयर के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा? जैसे घुमावदार जो सीढ़ी होती है, जब चढ़ के जाते हैं, नहीं लोहे की सीढ़ी लगी होती है ना, ठीक है, जो घूम ऐसी होती है राउंडेड फॉर्म में, तो बीच बीच में चढ़ने वाला लगा होता है चढ़ने के लिए। तो आप वहां देखिए जो ऐसे लगा है, इसके बाद ऊपर अगला ऐसे, उसके ऊपर अगला ऐसे, तो ये है, उसके ऊपर नेक्स्ट, दोनों के बीच में अगर आप एंगल देखेंगे तो एंगल कितने का होगा? अगर उसमें 10 पायदान लगा हुआ है और पूरा एक चक्कर घूम के आप गए, और एक चक्कर में कितने पायदान लगे हैं? 10, तो 2 पायदान के बीच में 360 को 10 36 डिग्री 10 से डिवाइड करेंगे, 36 डिग्री का जो एंगल बनेगा, कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 2 पायदान के बीच में, एक ये है तो दूसरा ऐसे रहेगा, 36 के एंगल पर रहेंगे। एक ये है तो दूसरा ऊपर वाला ऐसे रहेगा, फिर अगला ऐसे रहेगा, क्योंकि सीढ़ी घूम रही है ना, हेलिक्स भी तो घूमता है ऐसे ही। एक चक्कर पूरा है इसमें 360 डिग्री का, समझ में आया? तो जो बेस पेयर लगे हैं, बेस पेयर के बीच में 36 डिग्री का एंगल बनता है, ये ध्यान रखिएगा, समझ में आया? अगला जो लिखा गया है कि जो नाइट्रोजन बेसेस हैं, नाइट्रोजन बेसेस वो आपस में कैसे जुड़े होते हैं? जैसे एडेनिन है और थाइमिन है, ये आपस में कैसे जुड़ेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड से। एक क्वेश्चन आता है कि डीएनए का जो डायमीटर होता है वो हर जगह 20 एंगस्ट्रॉम क्यों होता है? डीएनए की दोनों चेन एकदम पैरेलल ही क्यों होती हैं? ऐसा क्यों नहीं होता है कि डीएनए है यहां पर, ये देखिए ये कम हुआ, फिर ये ज्यादा हो गया, फिर ये कम हो गया, ये दोनों चेन एकदम जस्ट पैरेलल ही क्यों होती हैं? क्यों पैरेलल होती हैं, इसका रीजन जानते हैं? डीएनए की जो चेन होती है, एक लाइन और लिखी गई है, लास्ट में पढ़ेंगे कि डीएनए में जो नाइट्रोजन बेसिस हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये बेस पेयर एक के ऊपर एक होते हैं। बेस स्टैकिंग एक वर्ड लिखा हुआ है। बेस स्टैकिंग का मतलब होता है जैसे सिक्के का जो ढेर होता है, कॉइन का स्टैक, एक के ऊपर एक रखा होता है ना, ऐसे ही डीएनए के हेलिक्स में एक बेस पेयर, दूसरा है तीसरा बेस पेयर, जैसे एडेनिन, थाइमिन, ऊपर गुआनिन, साइटोसिन, फिर गुआनिन, साइटोसिन, कुछ भी, ये एक के ऊपर एक नजर आते हैं, ये जैसे लगता है कि स्टैकिंग हुई है। ठीक है, तो बेस पेयर के बीच में क्या होता है? स्टैकिंग। हम क्या पूछ रहे हैं कि डीएनए के दोनों स्टैंड के बीच में डिस्टेंस 20 एंगस्ट्रॉम हर जगह बराबर ही क्यों होती है? उसका रीजन ये है कि एडेनिन जो प्यूरिन जो होता है वो हमेशा पायरिमिडिन के साथ ही पेयर करता है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, जैसे देखिए डीएनए के 2 स्ट्रैंड बनाया, प्यूरिन में कितना रिंग होता है? प्यूरिन का मतलब समझते हैं? एडेनिन और गुआनिन क्या है? प्यूरिन्स हैं। ठीक है, और थाइमिन और साइटोसिन और यूरेसिल ये क्या है? पायरिमिडिन्स हैं। ठीक है, प्यूरिन्स में कितनी रिंग्स होती हैं? 2। पायरिमिडिन्स में कितनी है? 1 रिंग। हम कह रहे हैं कि प्यूरिन हमेशा पायरिमिडिन के साथ ही पेयर करता है, कभी प्यूरिन आपस में पेयर क्यों नहीं करती हैं? अगर ऐसा हो जाएगा तो डीएनए की जो डीएनए का डायामीटर है
ये जो डायामीटर 20 एंगस्ट्रॉम है, ये हर जगह बराबर नहीं रहेगा, कहीं कम होगा और कहीं ज्यादा होगा। कब? जब प्यूरिन प्यूरिन आपस में पेयर करेगा तब। वैसे पेयरिंग तो होती नहीं है, ठीक है। तो प्यूरिन किसके साथ पेयर करता है? पाइरिमिडीन के साथ में। ऐसे समझिए, देखिए प्यूरिन में कितना रिंग है? 2। ये मैंने प्यूरिन बनाई, मैंने सोची एडेनिन का डायग्राम बनाया। किसका है? एडेनिन। इसके बगल में क्या पेयर करेगा? थायमिन। थायमिन में कितना रिंग है? 1, ठीक है। इसके बाद गुआनिन यहां बना रहे हैं, ये एडेनिन था, ये थायमिन था, ये बगल में मैंने आपकी गुआनिन बना दिया, और बगल में क्या बनाया यहाँ पर? ये साइटोसिन। ये साइटोसिन है, ये गुआनिन है, ठीक है। फिर एडेनिन बनाया 2। एडेनिन में 2 रिंग होती, ध्यान रखना है। और थायमिन में कितनी होती है? 1। ये एडेनिन है और ये थायमिन। फिर गुआनिन आपकी इस बार यहाँ कर दे रहे हैं, देखिए ये मैंने गुआनिन बना दिया, आपकी इधर कर दिया, कोई बात नहीं है। और साइटोसिन मैंने इधर बनाया। अब आप कहें डिस्टेंस नापिए, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सब बराबर आएगी। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो लंबाई रहेगी वो हर जगह क्या रहेगी? बराबर रहेगी। क्योंकि अगर इसी को मैं ऐसा करता कि मैं एडेनिन बना देता, एडेनिन को किससे पेयर कराता? गुआनिन से। देखिए तो ये क्या होता है, ये देखिए एडेनिन में भी 2 रिंग और गुआनिन में भी 2 रिंग। थायमिन को साइटोसिन के साथ पेयर कराता, थायमिन में 1 रिंग और साइटोसिन में 1 रिंग। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड की लंबाई कम हो गई, यहाँ बढ़ गई, देख रहे हैं आप। देखिए भाई 2 रिंग है तो बीच में गैप कम आएगा, सिंगल रिंग है गैप ज्यादा आएगा। जाहिर सी बात है ना, जब प्यूरिन प्यूरिन अगर पेयर करती और पाइरिमिडीन पाइरिमिडीन का जोड़ा बनता हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, तो कहीं लंबाई कम रहती और कहीं ज्यादा रहती है। लेकिन होता क्या है, प्यूरिन किसके साथ पेयर करता है? पाइरिमिडीन। ये प्यूरिन था, किसके साथ पेयर किया? पाइरिमिडीन। ये प्यूरिन है, किसके साथ? पाइरिमिडीन, ठीक है। तो ये जो गैप बीच का रहेगा, ये हर जगह क्या रहेगा? बराबर रहेगा। आपको हर जगह बराबर गैप मिलेगा। रीजन इसका यही है, ठीक है, कि यूनिफॉर्म डिस्टेंस क्यों होती है? क्योंकि प्यूरिन हमेशा पाइरिमिडीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। यूनिफॉर्म जो डिस्टेंस है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड के बीच में ऑफ डीएनए ड्यू टू प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन बेस पेयरिंग। प्यूरिन से पाइरिमिडीन की बेस पेयरिंग की वजह से ऐसा होता है। जो लास्ट का एक पॉइंट लिखा गया है कि डीएनए स्टेबल क्यों होता है। डीएनए अगर कहा जाए भाई डीएनए में क्या ऐसा आरएनए स्टेबल नहीं है, आरएनए स्टेबिलिटी कम है, डीएनए की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो इसके 2-3 रीजन होते हैं। पहला है डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। डीएनए में क्या है? थायमिन है, और आरएनए में क्या है? यूरेसिल होता है। तो थायमिन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, यूरेसिल की क्या होती है? कम होती है, ठीक है। हो गया ये? हाँ, तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा। हालांकि ये आपको अगले पैराग्राफ पर एक जो आगे पढ़ेंगे जहां आरएनए के बारे में है, एक टॉपिक दिया हुआ, उसमें भी ये चीज पढ़ लेंगे, वहीं समझ लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ दिया लेकिन आगे ज्यादा दे दिया। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक दिया वो क्या है? पैकेजिंग। और उसके भी पहले एक चीज आप बताइए, न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, इनके कितने टाइप्स होते हैं? ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के टाइप कितने होते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड जैसे आपके पास बेस कितना है? बेस आपके पास नाइट्रोजन जो बेस होते हैं, नाइट्रोजन बेस आपके पास एडेनिन है, गुआनिन है, थायमिन है और साइटोसिन है, और लास्ट में मैं यूरेसिल भी लिख दे रहा हूं, ठीक है। डीएनए में नहीं होता, इतने क्या है? नाइट्रोजन बेस है।
अब नाइट्रोजन बेस के साथ में जब शुगर जुड़ता है, जब इसके साथ क्या जुड़ेगा, शुगर, तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बनता है। इस चीज को जानते हैं। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर होता है। न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है कि नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, न्यूक्लियोसाइड, और जब फॉस्फेट जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो ये नाइट्रोजन बेस है, हम इसमें शुगर कौन सी जोड़े हैं, अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज और आरएनए है तो राइबोज। ठीक है, मान लीजिए मैं यहां राइबोज लिख रहा हूं, राइबोज शुगर, ठीक, सभी में जोड़ेगा राइबोज, तो क्या बनेगा, ये बनेगा, आप कहेंगे आप बनेगा न्यूक्लियोसाइड। क्या बन जाएगा, दोनों मिलाकर के न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। ठीक है, इसकल टू क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। अब बताइए, एडेनिन है और उसमें राइबोज शुगर जोड़ दिया गया तो कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनेगा, एडिनोसिन। ठीक है, यहां बनेगा एडिनोसिन। इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि पूछा जाता है कि एडिनोसिन बताइए क्या है, न्यूक्लियोटाइड है कि न्यूक्लियोसाइड है। तो एडिनोसिन क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड है ना, क्योंकि जब उसमें फॉस्फेट जुड़ेगा तब बनेगा वो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो एडिनोसिन कैसे बना है, एडेनिन प्लस पेंटोज शुगर। ठीक है, पेंटोज शुगर में राइबोज भी हो सकता है और डीऑक्सीराइबोज भी हो सकता है। अगर डीऑक्सीराइबोज रहेगा तो एडिनोसिन का नाम क्या रहेगा, डीऑक्सी एडिनोसिन। ध्यान रखिएगा, इसका नाम बदल जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन। एक बार क्वेश्चन था कि पूछा गया था कि एडिनोसिन में, एडिनोसिन और डीऑक्सी एडिनोसिन में क्या डिफरेंस है, तो ऑप्शन दे रहा हूं। पहला लिखा है शुगर का डिफरेंस होता है, दूसरा है इसमें नाइट्रोजन बेस का डिफरेंस है, और तीसरा है कि फॉस्फेट का डिफरेंस होता है, और चौथा है कि ऑल, सभी का डिफरेंस है। एडिनोसिन और डी एडिनोसिन में किस चीज का अंतर दिखाई देता है आपको, एडिनोसिन और डी एडिनोसिन में क्या चीज डिफर है, शुगर डिफर है कि नाइट्रोजन बेस की, फॉस्फेट की, सब डिफर होता है। शुगर डिफर होती है ना, वहां पर राइबोज है। ठीक है, एडिनोसिन में, और डीऑक्सी एडिनोसिन में क्या है, डीऑक्सीराइबोज है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऐसे ग्वानिन है, जब वो शुगर के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ग्वानोसिन, ग्वानोसिन बनेगा। ठीक है, आप ब्रैकेट में ही लिख लीजिएगा कि डीऑक्सी एडिनोसिन, वो डीएनए के लिए टर्म बोला जाएगा। ठीक है, थाइमिन जब शुगर के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनेगा, बताइए, थाइमोसिन, थाइमोसिन बनेगा कि कुछ और बनेगा, थाइमिडीन बनेगा, थाइमोसिन नहीं बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एडिनोसिन, ग्वानोसिन, ये एडेनिन, ग्वानिन, प्यूरिन्स हैं, और ये तीनों क्या हैं, पायरिमिडीन्स हैं। तो पायरिमिडीन्स जब होती हैं तो वहां पर थाइमिडीन बोला जाएगा, थाइमिडीन, क्योंकि वो पायरिमिडीन था। भाई किससे बना है, थाइमिन प्लस शुगर जोड़ करके हम थाइमोसिन नहीं बनाएंगे, क्योंकि थाइमिन क्या है, पायरिमिडीन है, तो नाम रहेगा थाइमिडीन। ठीक है, ये हो जाएगा थाइमिडीन। और साइटिडीन, देखिए वही चीज, ये भी पायरिमिडीन है, तो साइटोसिन नहीं रहेगा, ये साइटिडीन, क्योंकि ये पायरिमिडीन है, सब में डीन वो हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा साइटिडीन। ठीक है, और ये यूरिडीन, यूरिडीन, समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये सब पायरिमिडीन्स थे, तो पायरिमिडीन में डीन लास्ट में सफिक्स जुड़ेगा। अब ये न्यूक्लियोसाइड है, अब न्यूक्लियोसाइड में जब हम फॉस्फेट जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, इसमें आप फॉस्फेट जब जोड़ेंगे तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं न्यूक्लियोटाइड, क्या बनेगा, आप सब जानते हैं फॉस्फेट जोड़ करके बनता है। ठीक है, हाँ बताइए, अरे क्या कह रहे हो भाई, अरे वो डीएनए में यूरेसिल, हम ये न्यूक्लियोसाइड और टाइड बता रहे हैं, ये आपको आरएनए में भी देखने को मिलेंगे, डीएनए में, वो आरएनए में एब्सेंट, डीएनए में एब्सेंट होता है आपका यूरेसिल। न्यूक्लियोसाइड में ऐसा नहीं कि न्यूक्लियोसाइड में यूरिन एब्सेंट, ये यूरिडीन एब्सेंट, ऐसा नहीं होता है, समझ में आ रहा है, वो आरएनए में होता है। अगर आरएनए है तो वहां पर यूरेसिल नहीं रहेगा, तो वहां ये टर्म, सॉरी, आरएनए में आपका थाइमिन नहीं रहेगा,
डीएनए है तो डीएनए में आपका यूरिडीन नाम की चीज नहीं नजर आएगी। समझ में आ रहा है? हाँ, तो नाम क्या रहेगा इसमें? जब फॉस्फेट जोड़ेंगे तो एडेनोसिन में कितना फॉस्फेट जोड़ते हैं? एक ही तो रहता किनारे ना भाई। बीच में पेंटोस शुगर नाइट्रोजन बेस कितना फॉस्फेट? एक जुड़ता है, तो एक जुड़ेगा तो बन जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एएमपी। एएमपी का पूरा नाम है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? जीएमपी। वैसे ही रहेगा ये, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट बोलेंगे इसको, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। बार बार नहीं लिख रहा हूं, एक बार मैंने लिख दिया है। ठीक है, सबके आगे मोनोफॉस्फेट जुड़ जाएगा, साइड सीएमपी। नहीं, जो एटीपी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एक्चुअली में होता क्या है कि जब आपने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन, तो डीएनए रेप्लिकेशन में जो न्यूक्लियोटाइड आकर के जुड़ते हैं ना, वो 3 फॉस्फेट को लेके आते हैं। कितने आते हैं? 3। जैसे कहते हैं कि ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड में कितना फॉस्फेट होता है? एक। आपने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा है, अगर एडेनिन है, यहाँ पर गुआनिन है, ये साइटोसिन है, एडेनिन। एडेनिन के सामने कौन सा जुड़ेगा? डीएनए पॉलीमरेज आएगा ना, इतना तो जानना है। डीएनए पॉलीमरेज एडेनिन के सामने क्या जोड़ेगा? थाइमिन। तो थाइमिन तो अकेले नहीं जुड़ता है, वो थाइमिन न्यूक्लियोटाइड के साथ में रहेगा ना। तो ये जो थाइमिन जुड़ेगा, ये न्यूक्लियोटाइड जो आएगा उसमें 3 फॉस्फेट लेके आता है। हम जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड में 2 फॉस्फेट होते हैं, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर जब यहां पर न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो कितने फॉस्फेट रहते हैं? वो 3 रहते हैं। और 3 में से 2 कहां गायब हो जाते हैं? 2 यहां से टूट करके एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि बॉन्ड को बनाने के लिए आप सोचिए न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनना है कि नहीं बनना है? भाई डीएनए एप्लीकेशन होता है, न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं ना, तो बीच में कौन सा बॉन्ड बनाया जाता है? फॉस्फोडाइस्टर। बॉन्ड को बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहां से आएगी? वो 3 फॉस्फेट जो साथ में लगे रहते हैं न्यूक्लियोटाइड के साथ में, उसमें से 2 फॉस्फेट निकलते हैं। ठीक है, जैसे एटीपी अगर है तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, जीटीपी। ठीक है, सीटीपी। डीएनए रेप्लिकेशन में जितना न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा उनके नाम ये रहेंगे, सीटीपी रहेगा, जीटीपी रहेगा, एटीपी रहेगा। 3 फॉस्फेट लेके आते हैं, लेकिन 2 फॉस्फेट एनर्जी प्रोवाइड करा देते हैं और 1 फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड के साथ लगा रह जाता है। समझ रहे हैं ना? तो आप कह रहे हैं एटीपी है, वो एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक तरीके का वो न्यूक्लियोटाइड ही है, समझ लीजिए। वो एक तरीके का क्या है, लेकिन चूंकि वो कहते हैं एटीपी एनर्जी का सोर्स है। एटीपी एनर्जी सोर्स तो क्यों है? क्योंकि एटीपी में एडिनोसिन के साथ कितने फॉस्फेट होते हैं? 3 फॉस्फेट लगे हैं। कितने फॉस्फेट लगे हैं? 3। उस 3 फॉस्फेट में हाई एनर्जी रिच बॉन्ड कितना है? 2 है। ये देखिए, ये मैंने बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बनाया, लेकिन ये मैंने ऐसे बनाया डिजाइन वाला, ये हाई एनर्जी रिच बॉन्ड है। ठीक है, ये बॉन्ड जब टूटेगा तो क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। ठीक है, ये दोनों बॉन्ड टूट करके एनर्जी, ये दोनों फॉस्फेट गायब और एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बचेगा। तो एटीपी जो एनर्जी प्रोवाइड कराता है, वो एटीपी जब टूटता है ना, तो कहते हैं एडीपी बनेगा। क्या बनेगा? एडीपी प्लस फॉस्फेट। इतना तो जानते हैं ना। तो एटीपी जब टूटता है तो कितने फॉस्फेट निकालता है? 1। तो कितना हाई एनर्जी बॉन्ड टूटा? 1। लेकिन जब ना यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन में जब ये जुड़ते हैं तो 2 फॉस्फेट निकलते हैं। ठीक है, 3 लेके आता है अपने साथ में। समझ रहे हैं इस चीज को? तो इतना आपको ये चीज समझ में आया, ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है। अब देखिए इनका दूसरा नाम भी जान लीजिए। एएमपी का दूसरा नाम, एक तो कहते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनाइलिक एसिड। ठीक है, एक नाम इसका और है एडी, बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे, एडिनाइलिक एसिड है। ठीक, जीएमपी गुआनिन मोनोफॉस्फेट, हाँ क्या नाम बोला जाएगा? गुआनोसिन लाइलिक नहीं है, गुआनिलिक एसिड है ये, इससे नहीं बोलेंगे। देखिए एडिनोसिन लाइलिक नहीं है, ये एडिनाइलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड है ये, गुआनिलिक एसिड। ठीक है, इसको बोलेंगे गुआनाइलिक एसिड है। ये क्या है? थाइमिडीन मोनो, तो थाइमिडाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड।
थाइमिडाइलिक एसिड है ये, ठीक है। ये साइटिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, ये एक्चुअली में इनके दूसरे नाम हैं। एएमपी को एडिनालिक एसिड, जीएमपी को ग्वानिलिक एसिड, ठीक है, इनके दूसरे नाम हैं। अब ये जानते हैं इस पर सवाल कैसे आएगा? सवाल आएगा कि बताएगा कि बताइए एएमपी न्यूक्लियोसाइड है कि न्यूक्लियोटाइड है? इतना तो आप जानेंगे फॉस्फेट लगा तो टाइड होगा, लेकिन ये नाम अगर दे दिया जाए कि एडिनालिक एसिड क्या है, तो ध्यान रखिए कि इसी का ही दूसरा नाम है ये, ठीक है। ये सब न्यूक्लियोटाइड होते हैं, समझ रहे हैं ना? आ रहा है ये? तो ऐसे इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स के टाइप्स होते हैं। ये यूरिडीन है तो यूरिडाइलिक एसिड हो जाएगा, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट हो जाएगा। समझ में आया? अब जो अगला टॉपिक, एक चीज और समझिए, देखिए चारगाफ जो है, एक चीज छूटा हुआ है, जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था? वाटसन क्रिक ने। किसके आधार पर दिया था? एक तो विल्किंस और फ्रैंकलिन ने जो स्टडी किया था, डीएनए की क्रिस्टलोग्राफी की थी ना, डीएनए का स्ट्रक्चर किसने देखा था क्रिस्टलोग्राफी से? विल्किंस और फ्रैंकलिन ने। एक तो उसके आधार पर इन्होंने डबल हेलिकल मॉडल दिया, मतलब उससे मदद मिला, और किससे मदद मिला था? चारगाफ रूल की मदद ली गई थी। मतलब दो चीजों की मदद लेकर के वाटसन एंड क्रिक ने अपना मॉडल दिया था। मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। अब चारगाफ रूल क्या होते हैं वो समझ लीजिए। चारगाफ रूल, ये एक साइंटिस्ट थे इरविन चारगाफ, उन्होंने कुछ रूल दिया था। किसके लिए था? पहले लिख लीजिएगा, किसने दिया था? बाय इरविन चारगाफ। ये रूल है बेस पेयरिंग रूल। क्या है? बेस पेयरिंग रूल बोलते हैं, इनका दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं बेस पेयरिंग रूल। पेयरिंग रूल। आखिर जो बेस पेयरिंग होती है, कहते हैं एडेनिन के साथ थायमिन पेयर करेगा, गुआनिन के साथ साइटोसिन, ठीक है। एडेनिन थायमिन में 2 बॉन्ड होता है, पता होना चाहिए। गुआनिन साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो इसका कुछ रूल है कि किसी भी डीएनए में कितना एटी रहेगा, कितना जीसी रहेगा, कितने परसेंट में एटी वाला रहेगा, कितने परसेंट में जीसी वाला रहेगा। एक रूल बना दिया इन्होंने कि कितना एडेनिन है तो कितना थायमिन होगा, ठीक है। तो बेस पेयरिंग रूल क्या बताता है? ये बताता है कि किसी भी डीएनए में ये डबल, ये याद रखिएगा, ये डीएनए के लिए फॉलो होता है, ठीक है। और जहां डीएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है उसमें फॉलो नहीं होता है। मतलब डबल स्ट्रैंड होना जरूरी है। ये रूल तभी फॉलो होगा जब डबल स्ट्रैंड, और डबल स्ट्रैंड कहां होता है? डीएनए में होता है। एक डीएनए को छोड़ दीजिए, कौन सा? YX174 वाला, ठीक है। तो आपको डबल स्ट्रैंड डीएनए में ये रूल मिलेगा, नोट कर लीजिएगा। कहां मिलेगा? NTS डीएनए, डीएस डबल स्ट्रैंड डीएनए में देखने को मिले, क्योंकि बेस पेयरिंग वहीं तो होती है। आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंड, क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड। और आरएनए में कभी भी एडेनिन के सामने थायमिन नहीं होता, क्योंकि आरएनए पेयरिंग ही नहीं करता है। आरएनए में बेस पेयरिंग जनरली होती नहीं है। लेकिन जब आप टीआरएनए का डायग्राम पढ़ते हैं, कौन सा वाला? टीआरएनए। भाई आरएनए सीधा, अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं, ये देखिए, अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं तो यहां तो ए के सामने क्या आ जाएगा? यू पेयर कर जाएगा ना। अगर आरएनए सीधा है तो पेयरिंग नहीं होगी। आरएनए अगर फोल्ड कर गया है कहीं तो बेस पेयरिंग हो जाती है, जैसे टीआरएनए में आप पढ़ते हैं। ट्रांसफर आरएनए में पेयरिंग मिलती है कहीं कहीं, ठीक है। तो डबल स्ट्रैंड के लिए ये रूल है। ये रूल क्या बताता है? ये बताता है रेशियो ऑफ प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स इन डीएनए। आपको डीएनए में कितना प्यूरिन लगा हुआ है, कितना पायरिमिडिन है, उसका रेशियो बताएगा ये रूल, ठीक है। परसेंटेज आपको बता देगा। अब इसमें उन्होंने बताया क्या था? इन्होंने बोला था कि टोटल एडेनिन, किसी भी डीएनए में जितने एडेनिन होते हैं उतने क्या हैं? टोटल थायमिन होता। जाहिर सी बात है कि ए के सामने टी आता तो जितनी जगहों पर एड रहेगा उतनी जगहों पर सामने क्या लगेगा? टी।
तो एडेनिन की संख्या इक्वल टू थाइमिन की संख्या, ठीक है। टोटल गुआनिन के बराबर क्या होगा, टोटल साइटोसिन, जितना गुआनिन उतना क्या है साइटोसिन रहेगा, समझ में आया। अब तीसरा क्या था, एडेनिन प्लस गुआनिन इक्वल टू थाइमिन प्लस साइटोसिन, ये समझ रहे हैं। ये ऐसे समझिए जैसे मैंने डीएनए बनाया ए और टी, और यहाँ पर ए और टी, ठीक है, फिर मैंने जीसी बना दिया, जीसी और जीसी और एटी, सॉरी फिर इसको जीसी कर देता हूं। हम कह रहे हैं एडेनिन गुआनिन की संख्या, एडेनिन गुआनिन को क्या बोल सकते हैं, प्यूरिन, जितना प्यूरिन्स है उतना ही क्या होगा, पायरिमिडीन्स होगा, जितना प्यूरिन है उतना ही क्या है, पायरिमिडीन्स है। देखिए ये क्या है, एडेनिन क्या है, एक जगह एडेनिन है ना, ये प्यूरिन हो गया, ये भी प्यूरिन, ये भी प्यूरिन, ठीक है, ये सब क्या है इधर प्यूरिन ही तो है, नहीं है, उतने क्या है पायरिमिडीन्स हैं। जितना प्यूरिन रहता है आप उसको काउंट कर लीजिए, पायरिमिडीन्स के बराबर आएगा। अगर इसको नहीं आता है तो इधर मैं उल्टा कर देता हूं, देखिए इसको ऐसे कर लीजिए, आपको कंफ्यूजन ना हो, ए टी टी ए, ठीक है, ये जी सी हो गया और ये सी जी सी और ये सी जी हो गया, ये प्यूरिन हो गया ये, और ये क्या हो गया प्यूरिन, ये क्या हो गया प्यूरिन। कितने प्यूरिन है यहाँ पर, 1 2 3 4, ठीक है। पायरिमिडीन्स कितना हो, एक प्यूरिन देखिए ये है 1 2 3 4 5, पायरिमिडीन्स कितने हैं 5 हो गए ना, काउंट करिए 5 आ गए ना। तो जितने प्यूरिन होते हैं उतने क्या होंगे पायरिमिडीन्स होंगे, समझ में आया। लेकिन जो अगला है कि एडेनिन प्लस थाइमिन नॉट ऑलवेज इक्वल टू गुआनिन प्लस साइटोसिन। एडेनिन थाइमिन की संख्या गुआनिन साइटोसिन की संख्या के बराबर हमेशा नहीं होगी, नॉट ऑलवेज, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि एडेनिन 10 जगह पर है, एडेनिन कितनी जगह पर है 10 जगहों पर एडेनिन लगा है, ठीक है। तो आप बताइए थाइमिन कितनी जगहों पर होगा, जाहिर सी बात है कि पेयर करेगा तो थाइमिन भी 10 जगह पर आएगा, अंडरस्टूड है, ठीक है। अब एडेनिन गुआनिन हम कह रहे हैं कि 12 जगहों पर है, ठीक है। तो साइटोसिन कितनी जगहों पर रहेगा, वो भी 12 रहेगा, ठीक है। तो क्या एडेनिन थाइमिन का जोड़ गुआनिन साइटोसिन के बराबर आया, देखिए ये कितना आ गया 20 और ये कितना आ गया 24, बराबर नहीं आता है, एक जगह बराबर आएगा, बताता हूं, ठीक है। जितना एडेनिन उतना ही थाइमिन होता है, जितना गुआनिन उतना साइटोसिन, लेकिन एडेनिन प्लस थाइमिन हमेशा बराबर नहीं होता गुआनिन साइटोसिन के एक जोड़ के, समझ में आ रहा है। इनके टोटल के हमेशा एक जगह एक बार बराबर होगा, उसको मैं बताता हूं, ठीक। बराबर कब होगा, कब वो चीज बराबर होगी, जितनी जगहों पर एडेनिन है उतना ही गुआनिन अगर हो जाए, जितना एडेनिन है अगर उतना गुआनिन आ जाए, ठीक है। तो जितना एडेनिन उतना थाइमिन तो हम जानते हैं, उतना ही अगर गुआनिन भी हो तो उतना साइटोसिन होगा कि नहीं होगा, तब ये क्या कहेंगे एटी का टोटल जीसी के टोटल के बराबर तब आएगा। कब आएगा कि जब एडेनिन प्लस थाइमिन का टोटल जी प्लस सी के इक्वल टू कब आएगा, कि जब एडेनिन और गुआनिन की संख्या बराबर हो जाएगी तब, और ऐसा जल्दी होता नहीं है, ठीक है। एडेनिन का काउंटिंग और गुआनिन का काउंटिंग क्या है, अलग अलग होता है, इसीलिए नॉट ऑलवेज इक्वल लिखा गया है। इक्वल कब होगा कि जब एडेनिन किसके बराबर हो जाए, गुआनिन, मतलब दोनों प्यूरिन क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो पायरिमिडीन्स बराबर होगा ही आपस में। भाई ये दोनों क्या है, प्यूरिन्स ही तो हैं। प्यूरिन्स की संख्या पायरिमिडीन के बराबर होती है, ये तो सही है, लेकिन प्यूरिन प्लस पायरिमिडीन, प्यूरिन और पायरिमिडीन का जोड़ वो प्यूरिन प्लस पायरिमिडीन के बराबर नहीं होता है। आ रहा नहीं, हाँ समझ में आ रहा ना। अच्छा अभी इसी पर सवाल है, कुछ देख लीजिए। ये बताइए अगर किसी डीएनए में आपको एडेनिन 10% में है, ठीक है, 10% में एडेनिन है,
तो बताइए इसमें आप गुआनिन का परसेंटेज बता दीजिए कितना होगा। एडेनिन 10% में है, तो गुआनिन या साइटोसिन में पूछ लेता हूं, साइटोसिन कितना परसेंट, क्योंकि जितना गुआनिन उतना साइटोसिन होगा, जाहिर सी बात है भाई, जितनी जगहों पर जी बोले आंसर आएगा गुआनिन उतना ही क्या रहेगा, साइटोसिन, जितना एडेनिन उतना थायमिन रहेगा। तो हम कह रहे हैं कि एडेनिन 10% है तो गुआनिन कितना परसेंट होगा। तो 10% में ये है तो आप कहेंगे थायमिन भी तो 10% में जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर 100 जगहों पर ये एडेनिन लगा है तो 100 में से थायमिन भी 10 जगहों पर रहेगा। टोटल अगर 100 बेस पेयर हैं तो उसमें क्या है, 10 जगह पर ये है तो 10 पर ये भी तो जाएगा। 10% ये है तो 10% में वो भी जाएगा। कितना हो गया, 20 हो गया ना टोटल। बच्चा 80% ना, 100% टोटल होता है तो 80 में से 40 ये रहेगा और 40 में साइटोसिन रहेगा 40%। समझ में आया? ऐसे निकालते हैं, किसी का भी एक दिया जाएगा तो आप दूसरे का निकाल 100% से उसको माइनस, लेकिन ध्यान रखना है कि बराबर कौन सा होता है ये पता होना चाहिए। अगर आपको गुआनिन दिया है तो आप तुरंत आइडिया लगाएंगे कि साइटोसिन भी उतना ही परसेंट में होगा। दोनों को जोड़ करके 100% में से घटाएंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, क्या निकालने के लिए, ये या फिर ये। समझ में आ रहा है? 2 से डिवाइड करने, क्योंकि आधा आधा करना पड़ेगा ना, दोनों को बराबर इक्वल। समझ में आ रहा है? तो इस पर क्वेश्चन देखिएगा, मिलेगा, बताइएगा। हाँ हाँ 100% से 100 से नहीं घटाएंगे, कोई 100 बेस नहीं होता है, 100 बेस नहीं। हम ये नहीं करें डीएनए में, अगर आपको दे दिया जाए कि एक डीएनए है उसमें 300 बेस हैं, कितना बेस पेयर अलग है, बेस अलग है। अगर बोल रहे हैं 300 बेस पेयर तो आप बोलेंगे कितना, 600 बेस हैं। बेस कितने हैं, 600 हैं, पेयर में 2 होता है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि 600 बेस है टोटल या 300 बेस पेयर है, और मैं कह रहा हूं कि उसमें 150 जगहों पर क्या लगा हुआ है, या 200 जगहों पर है एडेनिन, या कोई भी आप ले लीजिए, गुआनिन है 200 जगहों पर। तब आप बताइए कि एडेनिन कितनी जगह पर है या थायमिन कितनी जगहों पर है। 200 जगहों पर आपके गुआनिन लगा है, 200 गुआनिन है तो साइटोसिन 200 होगा, टोटल 400 हो गया, 600 टोटल बच्चा, उसमें से 200 दोनों का आया कंट्रीब्यूशन, 200 में से आधा करेंगे एडेनिन के लिए और आधा थायमिन के लिए, ठीक है। और परसेंटेज में देगा तो परसेंटेज में 100% से फिर माइनस किया जाएगा, ठीक है। या तो काउंटिंग दे देंगे कि इतना बेस लगा, 3000 बेस लगे हैं, टोटल 3000 बेस हैं, और किसी एक का आपको डाटा दिया जा रहा है तो आप सब का निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा तो बताइए क्या नहीं आ रहा है। 40 कैसे आया, कौन सा वाला ये? अरे भाई जितनी जगहों पर गुआनिन है उतनी जगहों पर क्या होगा, साइटोसिन होगा कि नहीं होगा। गुआनिन की संख्या साइटोसिन के बराबर क्यों होती, क्योंकि गुआनिन साइटोसिन से पेयर करता है। एडेनिन की संख्या थायमिन के बराबर होती है, एडेनिन थायमिन के साथ पेयर करता है। अब तो समझ में आया होगा। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं, फिर से बोलिए। हाँ एक चीज और है, एडेनिन प्लस थायमिन, ठीक है। ये क्या है, एडेनिन थायमिन अपॉन गुआनिन प्लस साइटोसिन इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा। अभी जो मैंने लिखा था कि A प्लस टी ऑलवेज इक्वल टू जी प्लस सी था कि नहीं था, और A प्लस जी नॉट ऑलवेज इक्वल टू टी प्लस सी, इतना बताया मैंने। ये क्या है, एडेनिन बताइए क्या है, प्यूरिन है। तो प्यूरिन प्लस पायरिमिडिन की संख्या बराबर होती है अगला प्यूरिन प्लस पायरिमिडिन, लेकिन दोनों प्यूरिन्स जितनी प्यूरिन है उनकी संख्या पायरिमिडिन्स के बराबर नहीं होगी, क्योंकि एडेनिन गुआनिन आप एग्जांपल में देखिए प्यूरिन है ना, और ये थायमिन साइटोसिन के बराबर नहीं आएगा सम के। प्यूरिन इक्वल टू नॉट ऑलवेज इक्वल टू पायरिमिडिन, जितना प्यूरिन है उतना पायरिमिडिन नहीं होगा, हमेशा एक जगह होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि नहीं, इस वाली चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अपॉन करके लिख दिया मैंने, इसको नीचे ले आए 1 उधर कर दिया है। समझ में आ रहा है, लिखा जा सकता है ना, A प्लस टी और G प्लस सी इक्वल टू 1, उसी चीज को मैंने डिवाइड में लगा दिया है। समझ में आ रहा है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। कोई समस्या है?
अच्छा, और देखिए इधर इसके बाद में हटा दें, इसको हटा दूं? सिर पे हाथ क्यों रखे हो जी? बताइए क्या दिक्कत है? अरे ये दोनों का अब देखिए दोनों का रेशो जो है, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं कि नहीं होता? रेस के नीचे 1 लगाइए, उधर ले जाइए, इधर, बात तो बराबर हुई कि नहीं हुई? इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बताइए? वही तो आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, वही आएगा ना। तब मैंने उस दूसरे तरीके से लिख दिया है। अच्छा, यहां तक लिख लिए हैं? तो ये चीज हो गया आपका, ठीक है। एक चीज और समझिए कि जो इन प्रोकैरियोट और इन यूकैरियोट में थोड़ा सा अंतर होता है। प्रोकैरियोट में जीसी कंटेंट क्या है, ज्यादा देखने को मिलेगा, मोर, ध्यान रखिएगा। प्रोकैरियोट के डीएनए में जीसी बेस पेयर ज्यादा होते हैं, एटी पेयर क्या होते हैं, कम होते हैं। इसलिए प्रोकैरियोट का डीएनए की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि अगर किसी डीएनए में जीसी की संख्या ज्यादा है तो वो डीएनए ज्यादा स्टेबल होगा, कि जिस डीएनए में एटी की संख्या ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल होगा। सोच, जिसको जानना हो जाइए बताइए। अगर मैं कह रहा हूं ये डीएनए है, किसी डीएनए में जीसी कितने हैं आपको, हैं 60% में, और एटी कितना है आपको, 40% में, ठीक है। और दूसरा डीएनए है उसमें जीसी कितना है, 30% है, और एटी कितना है आपका, 70% में है। बताइए किस डीएनए की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? जहां जीसी ज्यादा रहता है, क्योंकि जीसी के बीच में 3 बॉन्ड है। ग्वानिन साइटोसिन ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ग्वानिन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। एडेनिन थाइमिन की स्टेबिलिटी कम होती है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड वालों की संख्या अगर ज्यादा रहेगी तो डीएनए ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। प्रोकैरियोट के डीएनए में जीसी का अमाउंट ज्यादा देखने को मिलता है एटी के कंपैरिजन में, इसलिए प्रोकैरियोट का डीएनए क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। समझ में आया? और यूकैरियोट में लिखेंगे जीसी मैंने 3 बॉन्ड लगाया है, 2 क्यों नहीं लगाया? क्योंकि 2 इक्वल टू का सिंबल है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं हम, ये हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा रहे हैं इस समय, ठीक है। जी इक्वल टू सी नहीं दिखा रहे हैं, वो जब आप इक्वल टू कंपेयर करेंगे तब होता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बोल रहे हैं, जीसी बेस पेयर का सिंबल है। जीसी कंटेंट क्या है, वो लेस होता है, ठीक है। अगर यहां पर बोलेंगे कि ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी, ये बताइए ये लेस देन 1 होगा कि मोर देन 1 होगा? ये भी आता है प्रोकैरियोट में, ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी लेस देन 1 की मोर देन 1? 1 से कम, ठीक है। यहां लिखेंगे ये लेस देन 1 आएगा, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है ना, लेस देन 1 रहेगा, और यहां पर ये मोर देन 1 रहेगा। वहां 80 ज्यादा है ना, यूकैरियोट में 80 ज्यादा, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या है, ज्यादा है, इसलिए मोर देन 1, 1 से ज्यादा आपको नजर आएगा। तो जीसी जितना ज्यादा है डीएनए की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। क्या चीज कैसे आएगा बताइए? अच्छा, ये भी अभी डाउट में, कैसे लेस देन 1 आएगा? प्रोकैरियोट में जीसी कंटेंट ज्यादा, जीसी की संख्या ज्यादा है ना, तो जाहिर सी बात है एटी की संख्या कम होगी कि नहीं होगी? भाई अगर जीसी ज्यादा है तो एटी कम रहेगा, एटी ज्यादा तो जीसी कम रहेगा। 100% में अगर 60% में आपका जीसी है तो एटी 40 में तो रहेगा कि ऊपर चला जाएगा 100% से? नहीं ना। एक चीज ज्यादा रहेगी तो दूसरी वाली क्या रहेगी, कम रहेगी ना। तो इसीलिए जब नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है तो लेस देन 1 आएगा कि नहीं आएगा? वो भाई एटी कम रहेगा वहां पर संख्या उनकी, ये चीज है, ठीक है। आ रहा जी समझ में? अच्छा, इसके बाद है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अगला जो टॉपिक दिया है वो क्या है, पैकेजिंग। कैसे डीएनए में पैकेजिंग होती है। जो डीएनए हेलिक्स है उसकी पैकेजिंग कैसे होती है, ध्यान सुन लीजिए इसको। हमारे डीएनए में टोटल कितने बेस पेयर होते हैं?
बेस पेयर इन डीएनए, ह्यूमन के डीएनए में बेस पेयर, मैं बेस पेयर, आप एक डिप्लॉइड सेल की बात करिए, हैप्लॉइड छोड़ दीजिए, हैप्लॉइड में अलग चीज हो जाती है, आधा हो जाता है। डिप्लॉइड सेल में देखेंगे तो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर होता है, और बेस की संख्या निकालेंगे तो डबल कर देंगे, क्योंकि एक पेयर में कितने बेस होते हैं, 2 बेस होते हैं, ठीक है। कितने बेस पेयर हैं या न्यूक्लियोटाइड के जोड़े हैं इतने, क्योंकि 2 डबल स्ट्रैंड होता है ना डीएनए। 46 क्रोमोसोम का डाटा है ये, आपके पास 46 क्रोमोसोम है तो 46 डीएनए देखने को मिलता है। कितना डीएनए होता है टोटल, 46 डीएनए होता है, ठीक है। एक क्रोमोसोम एक डीएनए की कॉइलिंग से बनता है। अगर लेंथ कैलकुलेट करें, अगर ह्यूमन के डीएनए की लंबाई कैलकुलेट करें तो कैसे आएगी लेंथ? लेंथ के लिए आप देखिए, ऐसे देखिए, ये इस तरीके से मैं बोल रहा हूं, ये डीएनए मैंने बनाया और इसमें मैंने कितना बेस पेयर आपको दिखाया है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 बेस पेयर। अगर कहें इसकी लंबाई बताइए, कैसे निकालेंगे? 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस हमको पता है, कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर होती है ना, या 3.4 एंगस्ट्रॉम में होता है, ठीक है। टोटल कितना लगा बेस पेयर, 1 2 3 4 5 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे और इसको 0.34 इंटू 10⁹9, ठीक है, हो जाएगा ना, -9 हो गया, -9। इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, टोटल मीटर में आएगा। किसमें आएगा, मीटर में। समझ में आया, आ रहा ना? 10⁻⁻9 मीटर बनाइए, क्या बना, 10⁻⁻9 मीटर, और 6 हैं टोटल भाई, 2 के बीच की डिस्टेंस ये है हमारे पास में ये, और टोटल कितने हैं, 6 बार हमको मल्टीप्लाई कराना है, तो 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे की लेंथ आ जाएगी कि नहीं आएगी, पूरे डीएनए की लेंथ। ऐसे ह्यूमन के डीएनए की लेंथ को निकालने के लिए इस बेस पेयर की संख्या से किसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6.6 10⁻9 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.34 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है, क्योंकि 0.34 नैनोमीटर होता है 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस, तो आपको अप्रॉक्स डाटा आएगा 2.2 मीटर आएगा, 2.2 मीटर। ये डिप्लॉइड सेल का डीएनए। अब आप कहेंगे कि डिप्लॉइड सेल है तो क्या 2.2 मीटर लगातार नहीं होता डीएनए? सब 2.2 मीटर का मतलब जितने 46 क्रोमोसोम होते हैं ना, 46 क्रोमोसोम, जैसे हमारे पास सेल में कितने क्रोमोसोम हैं, 46, 23 इधर और 23 इधर, ठीक है। एक क्रोमोसोम है, इसमें जो डीएनए की लंबाई रहेगी, इसमें जो डीएनए की लंबाई, सारे डीएनए की लंबाई अगर जोड़ेंगे तब इतना आएगा, इतना बड़ा डीएनए नहीं होता 2 मीटर का। 2 मीटर पूरा एक साथ नहीं है, ये सारे टुकड़ों की लंबाई जोड़ करके, जितने क्रोमोसोम है सबकी लंबाई को जोड़ करके तब ये आता है, ये पूरा एक साथ 2 मीटर का नहीं है, 2 मीटर का सारे डीएनए को जोड़ करके कैलकुलेशन है, ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है? अब डीएनए की लेंथ बहुत ज्यादा होती है और सेल का साइज कितना होता है, जो सेल का साइज है ह्यूमन का, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, वो क्या है, 10⁻⁻6 मीटर, मतलब माइक्रोमीटर में सेल होती है, ठीक है। और डीएनए की लंबाई क्या है, ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा लेंथ का डीएनए उसको सेल में रखने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पैक करना पड़ेगा, उसको छोटा करना पड़ेगा, तब वो सेल के न्यूक्लियस में आकर के सेट होगा। जैसे धागे वाली जो रील होती है उसमें बहुत बड़ा धागा लपटा होता है, उस धागे को खोल देंगे तो बहुत बड़ी लेंथ हो जाती है उसकी, तो इसलिए उसमें क्या होता है, वो कॉइल किया गया होता है इस तरीके से। तो डीएनए कंप्रेस होता है, क्या बनाता है, क्रोमोसोम, तब जाकर के वो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर सेट रहता है। तो वही चीज है पैकेजिंग। पैकेजिंग कैसे करेंगे, डीएनए को पैक किया जाता है, छोटा, उसकी लंबाई को छोटा किया जाता है। अब देखिए, ये तो स्टार्टिंग में डाटा लिखा है बुक में कि ह्यूमन में डीएनए की लंबाई कितनी आई, 2। अब एक चीज और बताइए, ह्यूमन के स्पर्म के डीएनए की लेंथ कितनी होगी? ह्यूमन में एग सेल होती है, फीमेल गैमीट एग सेल, उसकी डीएनए की लंबाई कितनी होगी, या स्पर्म के
जो टोटल डीएनए है 23 क्रोमोसोम का, उसकी लंबाई कितनी जाएगी? ह्यूमन में स्पर्म में कितने क्रोमोसोम? 23, तो उसकी लंबाई टोटल कितनी रहेगी लगभग? हाँ, अरे कुछ सोचिए, ये 46 क्रोमोसोम का डाटा है। एक डिप्लॉयड सेल का जब हैप्लॉयड हो जाएगा तो आपको 1.1 मीटर, ध्यान रखिएगा, अगर स्पर्म का पूछा जाए या एग सेल का तो 1.1 मीटर लंबाई आती है, क्योंकि उसमें कितना बेस पेयर होता है? हैप्लॉयड में कितना बेस पेयर रहेगा? 3.3 × 10⁹ बेस पेयर रहेंगे, आधे हो जाते हैं। तो यहीं पर स्पर्म में लिख लीजिएगा, ह्यूमन स्पर्म में आपको 1.1 मीटर रहेगा, या फिर ओवम में आप बोलेंगे, ओवम में भी कितना है? यही सेम रहेगा, 1.1 मीटर का डाटा रहेगा। ठीक है, इसके बाद बोला इन्होंने, अच्छा ई कोलाई, एक क्वेश्चन पूछा गया बुक में कि ई कोलाई के डीएनए की लंबाई कितनी होती है? 1.36 मिलीमीटर, सॉरी, कितना है? 1.36 मिलीमीटर। तो उसने लिखा है कि अगर एफ ई कोलाई का जो डीएनए है उसकी लंबाई, जो लेंथ है, वो अगर मान लीजिए 1.36 मिलीमीटर हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसमें कितना बेस पेयर होगा। तो कुछ लोग रटे रहेंगे कि वो जो है बुक में दिया डाटा, सवाल लगाने की जरूरत नहीं है, 4.6 × 10⁹ बेस पेयर लिखा है बुक में, लिखा ना, पीछे पलट के लिखा हुआ है ना, लेकिन ये एग्जैक्ट ये नहीं आएगा, वो गलत हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर ही, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना बेस पेयर आएगा? आएगा 4 × 10⁹ बेस पेयर, इतने का अंतर आएगा। बुक में ये लिखा है, थ्योरी में पलटिए, पहले लिखा है कि ई कोलाई में कितना बेस पेयर होता है? टोटल बेस पेयर, और बेस पूछेंगे तो डबल किया जाएगा। ई कोलाई का डीएनए होता कैसे? ई कोलाई जानते हैं क्या? एशेरिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल होती है। प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर डीएनए। हमारा डीएनए कैसा है? लीनियर। ये सर्कुलर डीएनए है, देखिए, ठीक है, गोल एकदम डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल का। एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। हमारा डीएनए कैसा है? लीनियर है, दोनों किनारे क्या हैं? खुले हुए हैं, बंधे नहीं हैं। तो बताइए, प्रोकैरियोटिक सेल में 1.36 मिलीमीटर है। ठीक है, एक्चुअली में प्रोकैरियोट में एग्जैक्ट इतना नहीं होता। बोल रहा है कि अगर मान लीजिए ई कोलाई के सेल के डीएनए की लंबाई इतना हो, इफ लिखा है उसने, तब बताइए कितना बेस पेयर होगा। तो कैसे बेस पेयर निकालेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला नोट कर लीजिए, देखिए, बेस पेयर, नंबर ऑफ बेस पेयर निकालने के लिए जितनी लंबाई है डीएनए की, टोटल लेंथ, उसको किससे डिवाइड करेंगे? दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस क्या है? ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस। इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, अभी हमने लंबाई कैसे निकाला था? डीएनए की लंबाई, हमने डीएनए की लेंथ कैसे निकाली थी? देखिए, AT था, GC था, AT था और AT था। ठीक है, कितने पेयर लगे हैं? 1 2 3 4 5, 5 पेयर लगे ना इसमें। हमने कहा 5, ये यहां से यहां तक की लंबाई आप बताइए, तो कैसे निकाला था? दो के बीच की डिस्टेंस हमको पता है 0.34 नैनोमीटर है, और कितने लगे हुए हैं टोटल? ये सिस्टम, ये 6 या जो भी लगा है, तो 6 से मल्टीप्लाई करके टोटल लंबाई आ गई थी ना, आई थी टोटल लेंथ। ऐसे यहां पर टोटल लेंथ निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा। अगर टोटल लेंथ का फॉर्मूला पूछे तो नंबर ऑफ बेस पेयर, कितने बेस पेयर लगे हुए हैं, और दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस, और कितना लगा हुआ है। ये फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ का फॉर्मूला होगा, दोनों को मल्टीप्लाई, जो अभी मैंने दिखाया था वहां पर। समझ में आ रहा है ना? लेंथ निकालने के लिए नंबर ऑफ बेस पेयर को और डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और बेस पेयर के लिए इस तरीके से निकालेंगे। लेकिन ध्यान रखना है, यहाँ पर ये जो लेंथ आप ले रहे हैं, यहाँ पर ये लेंथ किसमें होना चाहिए? क्योंकि ये डिस्टेंस
नैनोमीटर में आप ले रहे हैं या एंगस्ट्रॉम में भी तो होती है। अगर डिस्टेंस को कहेंगे तो 0.34 नैनोमीटर होती है ना डिस्टेंस, दो बेस पेयर के बीच डिस्टेंस कितना है, इतना। एंगस्ट्रॉम में कहेंगे 3.4 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में निकालेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर है। तो ऊपर वाली वैल्यू भी किस में लेनी पड़ेगी, आपको मीटर में लेनी पड़ेगी। ये मिलीमीटर में लिखा है ऊपर वाला वैल्यू, तो लेंथ हम किस में रखेंगे, यहां इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। पहले 1.36 मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे, ठीक है। इसके बाद में तब इससे डिवाइड करेंगे, ठीक। तब इससे डिवाइड किया जाएगा 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू इसको भी मीटर में बदल के लेके आई है। आ जाएगा 4 इंटू 10⁹ 4 इंटू 10⁹। आप कर लीजिए, और कैलकुलेशन तो मैंने नहीं किया, आप देख लीजिएगा, शायद नहीं इतना ही आएगा ना। तो इसलिए चूंकि ये इतना 4.6 क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बोल रहा है कि अगर मान लीजिए लेंथ इतनी है, तो एग्जैक्ट लेंथ उसने नहीं दिया। इक्वलाई की लेंथ इतनी नहीं होती है। इक्वलाई डीएनए की लेंथ जानते कितनी होती है, 1.57 मिलीमीटर है ये इक्वलाई के डीएनए की एग्जैक्ट लंबाई। कैसे पता लगेगा, ये लंबाई एग्जैक्ट ये होती है। उसने लिखा है कि अगर इतना है तो बताइए, अब आप कैलकुलेशन करिए, समझ में आ रहा है। वास्तविक लंबाई ये कैसे निकलेगी, आपकी बुक में जो वास्तविक डाटा दिया है ना कि इक्वलाई में कितना बेस पेयर होता है, 4.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर दिया बुक ने ना। दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर होती है ना, दो बेस पेयर के। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.57 नैनोमीटर आएगा, 1.57 थोड़ा बढ़ के आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 4.6 था यहां पर। ये एग्जैक्ट डाटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वलाई की एग्जैक्ट लंबाई ये आती है डीएनए की, लेकिन यहां जो दिया है उसने एज्यूम कराया है कि इतना मान लीजिए हो तो कितना होगा। तो कोई भी हो ऐसे फॉर्मूला लगा लेंगे तो लेंथ निकाल सकते हैं नंबर ऑफ बेस पेयर के लिए, और टोटल लेंथ के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा बस। लेकिन क्या है, ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए। लेंथ मीटर में है, ये भी मीटर में होनी चाहिए, तभी ये सेम आंसर आएगा, ठीक। ये तो ये चीज है। अब थोड़ा सा आगे देखिए, अभी पैकेजिंग मैंने नहीं बताया, आगे एक चीज और लिखी हुई है कि जो प्रोकैरियोट का डीएनए है, प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोट्स का मतलब यहाँ ई कोलाई, जैसे मान लीजिए प्रोकैरियोट का जो डीएनए होता है उसकी लंबाई कितनी है, थोड़ा कम होती है। भाई ह्यूमन के डीएनए की लेंथ कितना है, 2.2 मीटर है। सेल का साइज है 10⁻⁻⁶ मीटर होता है ना। और यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के साइज में बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। भाई 2 से 10 माइक्रोमीटर का साइज प्रोकैरियोटिक सेल का है, और लगभग 10 से 100 माइक्रोमीटर का साइज किसका, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल थोड़ी सी बड़ी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल थोड़ा सा छोटा होता है। लेकिन आप देखिए कि लंबाई में, डीएनए की लंबाई में ज्यादा अंतर है। प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए की लंबाई लिखी गई है 1.34, जो अभी मैंने लिखा था, मिलीमीटर, और हमारे डीएनए की लेंथ कितनी है, 2.2 मीटर। हमारा डीएनए बहुत ज्यादा, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल इतनी बड़ी है तो हमारी सेल थोड़ी सी और बड़ी होगी, ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए की लंबाई बहुत कम है, यूकैरियोटिक डीएनए की लंबाई बहुत ज्यादा है। तो कहां ज्यादा पैकिंग करनी पड़ेगी, कहां डीएनए की पैकिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा पैकिंग करनी पड़ेगी यूकैरियोटिक सेल में, क्योंकि सेल का साइज के कंपेयर में डीएनए की लंबाई बहुत ज्यादा है, ठीक है। 2.2 मीटर डीएनए है ना, इसको पैक करने के लिए बहुत टाइटली पैक करना पड़ेगा, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में उतना टाइट पैकिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीएनए की लेंथ बहुत ज्यादा नहीं है ना, मिलीमीटर में है, देखिए। जबकि दोनों का साइज क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल, मतलब बराबर इक्वल तो नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है, बड़ी से छोटी है, समझ में आ रहा है। तो पैकिंग की जरूरत ज्यादा कहां पड़ती है, यूकैरियोटिक सेल में। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में थोड़ा सा बताया गया है कि प्रोकैरियोटिक जो डीएनए है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, सर्कुलर, ठीक है। एक चीज और बताइए, अगर मैं कहूं सर्कुलर डीएनए, ठीक है, आपने न्यूक्लियोटाइड की जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड
लीनियर डीएनए है, लीनियर। इसमें ये ए और ये टी हो गया, ये जी हो गया, ये सी, जी सी और ए टी, ठीक है। ये बीच में कौन सा बॉन्ड बना, ये वाला फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। एक ही स्टैंड ले लेते हैं, इसको एक ले लीजिए आप, ये एक स्टैंड हो गया। अगर मैंने बोला इसमें न्यूक्लियोटाइड मैंने कितना लगाया टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 न्यूक्लियोटाइड लगाया, तो कितने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बने, 6 बनेंगे ना, एक कम रहेगा। लेकिन ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, वहां जितने न्यूक्लियोटाइड उतने फॉस्फोडाइएस्टर। देखिए कैसे, सर्कुलर डीएनए है ना, रीजन क्या है उसका, डीएनए है सर्कुलर। तो आप देख लीजिए यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 3 हो गया, 4 हो गया, और लगाएं 5 लगा दिया, जितने कही उतने। बताइए 5 न्यूक्लियोटाइड हैं तो कितने फॉस्फोडाइएस्टर हैं, 5 ही रहते हैं ना, क्योंकि दोनों किनारे जुड़ गए भाई, यहाँ दोनों एंड फ्री है। अभी इसी को आप दोनों को मिला करके जोड़िए, इसी को सर्किल करिए, जोड़िए, तो ये वाला और ये वाला जुड़ करके एक माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, तो एक कम होगा ना भाई। यहाँ पर ये अलग अलग हैं, लेकिन जब ये दोनों सिरे आप जोड़ देंगे तो एक ही जुड़ जाएंगे ना एक साथ, एक चीज कम हो, एक कम हो जाएगा। यहाँ पर एक फॉस्फोडाइएस्टर ये है, दूसरा ये, तीसरा, पांचवा, तो जितने फॉस्फोड न्यूक्लियोटाइड उतने फॉस्फोडाइएस्टर होता है, किसमें, प्रोकैरियोट में। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। डीएनए कैसा है, सर्कुलर है, डीएनए की लंबाई क्या होती है, कम, और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इक्वल टू नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर। दोनों बॉन्ड बराबर मिलेगा आपको। अब यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए है उसमें लिखा हुआ है कि जो डीएनए है वो क्या है, बहुत ज्यादा, मतलब चूंकि न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में, न्यूक्लियस, जैसे न्यूक्लियस नहीं होता है कि न्यूक्लियस अधूरा होता है, बताइए। हालांकि अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से लिखते हैं, देखा जाए वास्तविक रूप से न्यूक्लियस अधूरा है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो है प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए बिखरा होता है, क्या होता है, स्कैटर्ड, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। लेकिन डीएनए पूरा स्कैटर्ड नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि ये सेल है तो पूरा हर जगह डीएनए ऐसे बिखरा नहीं रहेगा। ये लाइन पढ़िए, लिखा है डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड इन द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए पूरी तरीके से स्कैटर्ड, बिखरा नहीं होता है, क्योंकि इसमें भी पैकेजिंग करानी पड़ती है डीएनए की। तो डीएनए कैसा होता है, न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस नाम की चीज ऐसे तो नहीं है, डीएनए यहाँ थोड़ा सा कंप्रेस होता तो है, लेकिन एक अपने ही दायरे में रहता है, अपने एक छोटे से इलाके में रहता है, ऐसे पूरा बिखरा नहीं होता है डीएनए, ठीक है, क्योंकि वो भी कंप्रेस किया जाता है। तो एक पर्टिकुलर रीजन में आपको डीएनए देखने को मिलेगा, उस रीजन को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड, कुछ लोग जानते हैं कि न्यूक्लियोइड वो न्यूक्लियस का, न्यूक्लियोइड डीएनए, प्रोकैरियोटिक डीएनए का नाम न्यूक्लियोइड है, तो नहीं, प्रोकैरियोटिक के डीएनए को न्यूक्लियोइड नहीं कहते हैं। न्यूक्लियोइड वो जगह है, जैसे मैं इसको हटा दूं, अब मैं कहूं कि यहां पर मैं डीएनए बनाने जा रहा हूं प्रोकैरियोट का, तो वो जगह क्या रहेगी, ये जगह जो रहेगी वो न्यूक्लियोइड रहेगी। जिस एरिया में क्रोमोसोम या डीएनए नजर आएगा उस एरिया को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है। यहां पर ये नोट कर लीजिएगा, 3 लाइनें इसमें लिखी गई हैं कि डीएनए जो है प्रोकैरियोट का इज नॉट स्कैटर्ड, वो स्कैटर्ड नहीं होता है। दूसरा है ऑर्गेनाइज्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड इन अ रीजन, एक इलाके में, एक पर्टिकुलर एरिया में ऑर्गेनाइज रहता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड। इसी रीजन को ही बोलते हैं, रीजन का ही नाम है ये, डीएनए का नाम नहीं है। लाइन, इस रीजन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो ये रीजन क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक डीएनए का हो गया। और कुछ लिखा हुआ उसमें, थोड़ा लाइन पढ़ लीजिए। कोई और लाइन लिखी गई है? अच्छा, प्रोकैरियोटिक डीएनए में जैसे आप पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक डीएनए में डीएनए कंप्रेस होता है हिस्टोन से, और प्रोकैरियोटिक डीएनए में डीएनए कंप्रेस होता है नॉन हिस्टोन से। हाँ, क्या करें बताइए, हमको दे दीजिए, 1 मिनट देखें, कुछ लाइन और बच्ची। हाँ बताइए।
हाँ, साइटोप्लाज्म में रहता है ना। न्यूक्लियोइड एक जगह है जहां पर डीएनए आपको देखने को मिलेगा, उसी एरिया उसी रीजन को बोलेंगे न्यूक्लियोइड। ठीक है, और कुछ प्रोटीन एक्वायर, हाँ एक यही मैं बताने जा रहा था, लूप की फॉर्म में होता है। एक पॉइंट और देखिए छूट रहा है, देखिए डीएनए जो है किसका डीएनए, प्रोकैरियोट का डीएनए। प्रोकैरियोटिक डीएनए अरेंज्ड होता है, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ लूप, इन द फॉर्म ऑफ लूप। देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है स्टेटमेंट में, जैसे प्रोकैरियोट का डीएनए ऐसा नहीं होता, ये खूबसूरत डीएनए जो बनाया जाता है प्रोकैरियोट में, कहते हैं ना सर्कुलर डीएनए है, तो सर्कुलर ऐसे नहीं होता है। ठीक है, होता कैसे है, वो लूप की फॉर्म में अरेंज होता है। लूप ऐसे बना रहा हूं मैं, ये देखिए आप इसको बना लीजिएगा, ये प्रोकैरियोटिक डीएनए है। आखिर लंबाई ज्यादा है तो कंप्रेस कैसे किया जाएगा, छोटा करना उसको ना डीएनए को, तो देखिए इस तरीके से है, ये पूरा लूप बनाया मैंने, ये देखिए ये पूरा एक सिंगल लूप है, ये देखिए ये पूरा एक सिंगल लूप है। तो लूप अब आपको देखने में नजर आ रहा है ना सर्कुलर है ये, अगर आप मोटे तौर पे देखेंगे तो कैसा नजर आ रहा है, ये सर्कुलर ही तो नजर आ रहा है ना ये। ठीक है, और यहाँ प्रोटीन्स लगी होती हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन यहाँ बीच बीच में होती है, ये देखिए नॉन हिस्टोन है, ये जहां से लूप चालू होता है यहाँ पर ये नॉन हिस्टोन है। ठीक है, इसको लिखेंगे नॉन हिस्टोन, NHC, ये है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो प्रोकैरियोटिक सेल में पैकेजिंग के लिए कौन सी प्रोटीन होती है, नॉन हिस्टोन होती है। यहां नोट कर लीजिएगा, पैकेजिंग बाय NHC, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, अब थोड़ा सा यूकैरियोटिक सेल में देखना है कि यूकैरियोटिक सेल में कैसे पैकेजिंग होती है। ये तो प्रोकैरियोटिक वाला हो गया, बना लिया इसको। केवल 3 लाइन ध्यान रखनी है, एक लूप की फॉर्म में है, न्यूक्लियोइड ध्यान रखना है, और डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड, पूरा बिखरा नहीं होता है बस। हाँ बताइए, हाँ यूकैरियोट्स, क्या कह रहे हैं बताइए। नॉन हिस्टोन पॉलीअमाइंस बोलते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज रहेंगी, बेसिक रहेंगी, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज इसलिए रहेंगी क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है। देखिए हमारे पास डीएनए जो है वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, और इसको पैक कराने, डीएनए को छोटा करने के लिए जो प्रोटीन्स हैं वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। ठीक है, अगर यूकैरियोट में कहेंगे तो कौन सी प्रोटीन होती है, हिस्टोन, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन दोनों हैं। यूकैरियोटिक सेल में पैकेजिंग किससे होती है, हिस्टोन से भी होती है और नॉन हिस्टोन दोनों से होती है। शुरुआत में किससे होगा, हिस्टोन से, बाद में किससे होगा, नॉन हिस्टोन। हिस्टोन में स्टार्टिंग शुरुआत में आपको ये प्रोटीन काम करेगी, और बाद में, ठीक है, लेटर मतलब आगे की कॉइलिंग, फर्दर कॉइलिंग कराने के लिए, फर्दर पैकेजिंग, क्योंकि पैकेजिंग स्टेप में होती है, एक साथ पैक नहीं होता डीएनए। तो शुरुआत की पैकेजिंग हिस्टोन से, आगे की पैकेजिंग नॉन हिस्टोन से। तो नॉन हिस्टोन दोनों जगह कॉमन है। ठीक है, अब जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ये क्या है, बेसिक है। जो हिस्टोन्स होती हैं इनके बारे में जान लीजिए, ये क्या है, बेसिक होती हैं। बेसिक का मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड होती हैं। और डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। भाई डीएनए नेगेटिव है, जैसे ये डीएनए है आपके पास, इसको छोटा करना है तो कैसे करेंगे, आपके पास ये प्रोटीन है, बीच बीच में देखिए ये प्रोटीन है, इसी प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए क्या कर जाएगा, लिपट जाएगा। जैसे धागा लिपटता है, इस प्रोटीन के चारों तरफ ये डीएनए क्या करेगा, रैप करेगा, फिर ये इसके चारों तरफ रैप करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तभी बनेगा जब अपोजिट चार्ज रहेगा। तो पॉजिटिवली चार्ज है, बेसिक है, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज है। और डीएनए एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज होता है।
अब नेगेटिवली चार्ज डीएनए क्यों होता है, कोई बताएगा? यहां मैं लिख दे रहा हूं, डीएनए जो है वो है नेगेटिव चार्ज का, एसिडिक बोलते हैं नेगेटिव की वजह से। हाँ, क्यों होता है नेगेटिवली चार्ज? फास्फेट होता है ना, फास्फेट फास्फोरिक एसिड से आता है, वो एक एसिड है, ठीक है, इसी वजह से लिख लीजिएगा, ड्यू टू फास्फोरिक एसिड, फॉस्फेट के कारण। अब देखिए, ये हो गया हिस्टोन। हिस्टोन कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप, टोटल 5 टाइप के हिस्टोन हैं, 5 तरीके के हैं। पांचों में कौन सा है? H1 है, H2A है, H2B, H3 एंड H4। ये 5 तरीके के हिस्टोन प्रोटीन हैं, ठीक है। जब डीएनए लिपटता है किसके चारों तरफ? हिस्टोन प्रोटीन, तो इनमें से जो 4 नीचे की हैं ये 2-2 कॉपी में, मतलब डबल सेट में रहती हैं। नीचे की ये 4 प्रोटीन आपस में मिलकर के एक बनाती हैं ऑक्टामर, सबका 2-2 कॉपी रहेगा, ठीक है। तो 2 कॉपीज ऑफ ईच, जितनी प्रोटीन है ये चारों, इनकी सबकी 2 कॉपी मिलकर के क्या बनाती हैं? फॉर्म करती हैं हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन प्रोटीन का बना है और ऑक्टामर है क्योंकि 8 रहती हैं टोटल, ठीक है। हिस्टोन ऑक्टामर बन गया। ऑक्टामर से बाहर H1 रहती है, H1 ऑक्टामर का पार्ट नहीं है। तो आपने ऑक्टामर समझ लिया कि हिस्टोन ऑक्टामर है क्या। अब समझाते हैं कि कैसे ये पैकेजिंग होती है। समझ में आ रहा है कैसे डीएनए पैक होता है? बताइए। अच्छा, लिखना है। आ रहा है जी समझ में? बढ़ जाए आगे। अब देखिए, थोड़ा समय और लेंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है। ये देखिए 4 मैंने बनाया है यहाँ पर, ये 4 ये आप सोचिए H1 H2A की 2 कॉपी, सॉरी H2A और एक H2A मान लीजिए पीछे है, मैं इसको लिख ही नहीं रहा हूं, इसको छोड़ दीजिए। ये देखिए ये कितनी है टोटल? ये 4 है, 4 इसके पीछे लगे होंगे, 4 इसके पीछे होंगे, टोटल हो जाती है 8, ठीक है। तो 8 मिलकर के बॉल के आकार की, बुक में जो डायग्राम दिया है इसे बॉल बनाया है, ग्रीन कलर का बॉल बनाया है ना, उसमें 8 प्रोटीन का है वो, ठीक है। तो डीएनए की लंबाई छोटा करना है, डीएनए की लेंथ आपके पास ये डीएनए है और ये बगल में क्या है? ऑक्टामर है, ठीक है, ये ऑक्टामर है। ये देखिए इस तरीके से। तो एक ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए जो लपटता है, पहले उसको समझिए कितना डीएनए लपटता है, कितना टर्न घूमता है, कितने बेस पेयर होते हैं उसमें, थोड़ा जान लीजिए, ठीक है। तो ये एक डायग्राम, ये ऑक्टामर हो गया, ठीक है। ये क्या है? ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर। अब जब डीएनए आएगा तो देखिए, अब मैंने रफली ऐसे कुछ लपेट दिया है, देखिए बुक में जो भी बना है आपके उसी तरीके से बना दें क्या, ऐसे आपको समझ में तब आएगा। ये देखिए 1 मिनट टाइम लगेगा, ये इस तरीके से हुआ। ये बनाना, ये डीएनए है इसके चारों तरफ, ठीक है। इस पूरी स्ट्रक्चर को, बॉल के चारों तरफ डीएनए लपटा है, ठीक है। तो आपको समझना है कि जो इसमें कोर पार्टिकल जानते हैं क्या है? कोर मतलब ये जो मेन है, हिस्टोन ऑक्टामर है, उसके चारों तरफ क्या है? डीएनए लपटा है। कितना टर्न डीएनए घूमा? एक बॉल के चारों तरफ कितना टर्न डीएनए घूमता है? तो 2.25 टर्न। एक टर्न पूरा जाएगा फिर और आएगा, ठीक है। 1.13/4 टर्न का मतलब समझते हैं? 1/3/4 टर्न क्या होता है?
जैसे बॉल है उसके चारों तरफ आपको धागा लपेटना है, तो एक बार आपने पूरा लपेटा, यहां से चालू किया ना, घुमा के लेके आए एक बार पूरा, फिर आगे बढ़ाया आधा चक्कर और, आधे के बाद एक चौथाई और लेके आए, बस 1.25 टर्न, 1/3/4 टर्न घूमता है, या 1.70 टर्न आप बोलेंगे, कैसे भी कह सकते हैं, ठीक है। पूरा 2 टर्न नहीं घूमता उसके चारों तरफ। यहां लिखना है कि डीएनए जो है, डीएनए रैप करता है, रैप 1/3/4 टर्न, ठीक है। इसी को आप लिख सकते हैं और 1.70 टर्न बोल सकते हैं, ठीक है। 1.25 टर्न ना लगभग, समझ में आया कितना टर्न घूमता है डीएनए। इसकी लंबाई कितनी होती है, ठीक है, इतना चक्कर घूम क्या डीएनए किसके चारों तरफ, अराउंड ऑक्टामर, जो ऑक्टामर है उसके चारों तरफ इतना डीएनए घूमा। इस डीएनए की लेंथ कितनी है, कितना डीएनए खर्च हुआ इसको लपेटने में, बॉल के चारों तरफ डीएनए को लपेटने में कितना बेस पेयर का डीएनए खर्च हुआ। लंबाई भी निकाल सकते हैं, बेस पेयर कोई बताएगा कितना बेस पेयर का डीएनए, यहां से चालू किया ये घूमना इसके चारों तरफ, इसके बाद देखिए ये यहां निकल गया, ठीक है। तो कितना बेस पेयर खर्च हुआ इसमें, टोटल बेस पेयर कितने आए डीएनए में। जो डीएनए लपटता है इसके चारों तरफ रैप रहता है उसको बोलते हैं कोर डीएनए। क्या बोलते हैं, कोर। कोई बताएगा डाटा कितना है, 200। तो 200 एग्जैक्ट नहीं होता, ध्यान रखिएगा। आपको 146 मिलेगा, 146 असली में सही है, ह्यूमन में डाटा 146, 200 अप्रोक्स है। एक अगर कहा जाए ए टिपिकल सेल, ए टिपिकल, टिपिकल का मतलब जानते हैं, कॉमनली, जनरली, सारे जितने प्लांट एनिमल है सबको अगर आप एवरेज देखेंगे तो ए टिपिकल आपको 2 है सेल में, एक टिपिकल सेल में कितना मिलेगा, 200 बेस पेयर, 200 बेस पेयर का डीएनए जो है वो रैप रहता है, रैप अराउंड किसके चारों तरफ, ऑक्टामर के चारों तरफ, ठीक है। लेकिन ह्यूमन में देखेंगे, इन ह्यूमन, तो ह्यूमन में वो आपको 146 रहता है, 146 बेस पेयर। लंबाई निकाल सकते हैं, कितनी लंबाई का डीएनए रैप किया, तो 146 या 200 को मल्टीप्लाई 0.34 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे तो डीएनए की लंबाई निकल जाए, कितनी लेंथ का डीएनए इसके चारों तरफ लिपटा हुआ है, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए H1, वैसे तो देखा जाए कहीं कहीं आपको H1 को ऐसे समझाते हैं, ये देखिए ये है क्या चीज, ऑक्टामर है ना। ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए लपेटना है तो कैसे लपेटेंगे, ये देखिए ये आया, एक बार देखते रहिएगा, इसके बाद यहां से ये आया, इसके चारों तरफ ये आया, ये और ये लपेट दिया, पूरा हो गया ना। लेकिन मैंने एक टर्न घुमाया है, वो 1.25 टर्न घूमता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1.75 टर्न घूमेगा। टाइम भी देखते रहिएगा। हाँ टाइम हो गया, इसलिए सब हंस रहे हैं, क्यों। हाँ बताइए, कुछ कह रहे हैं क्या। एक टर्न घूमता है तो क्या करें, अरे 10 बेस पेयर होता है, वो टर्न मत समझिए, वो डीएनए के हेलिक्स में एक टर्न की बात हो रही है। डीएनए का जो हेलिक्स है, जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो जहां से सीढ़ी चढ़े, जहां से टर्निंग है, वो स्ट्रक्चर दोबारा कब आई, जैसे यहां से चढ़े, ऐसे सीढ़ी है ऊपर जा रही है तो ऐसे चढ़े, फिर एक बार इधर आए, फिर दोबारा जब इधर जाएंगे तो यहां से स्टार्ट किए तो इधर जाने के लिए, फिर दोबारा इधर, तो वो वहां से यहां तक की लंबाई एक टर्न होती है, 1 कंप्लीट टर्न। वो डीएनए हेलिक्स की आप बात कर रहे हैं, ये वाला अलग चीज है, ये पैकेजिंग की बात हो रही है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहीं से कल स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक, या समझा दूं इसको, अगर रुकिए तो अभी समझा दूं, बताइए, थोड़ा सा समझ लीजिए। 146 बेस पेयर का डीएनए हो गया, ठीक है, 1/3/4 टर्न रैप किया है, तो आप इसकी लंबाई निकाल सकते हैं कि इसकी टोटल लेंथ कितनी हो सकती है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस से आप मल्टीप्लाई करेंगे। H1 जो होती है, जैसे H1 देखिए यहां पर है, ये जानते हैं ये पार्ट लिंकर डीएनए है, इसको क्या बोलते हैं, लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए क्या होता है,
अच्छा, एक वर्ड होता है न्यूक्लियोसोम। ऑक्टामर ये है बॉल, बॉल के चारों तरफ जो डीएनए लिपटा पूरी स्ट्रक्चर को मिला करके बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम इक्वल टू टोटल क्या उसमें हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर प्लस क्या है उसमें कोर डीएनए। कोर डीएनए जानते हैं, जो डीएनए लिपटा है उसके चारों तरफ, बॉल के चारों तरफ। भाई एक बॉल है, उसके चारों तरफ डीएनए रैप किया है, पूरे को मिला दीजिए तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसोम बनेगा। ठीक है, ये कोर डीएनए, यही कोर डीएनए 200 बेस पेयर का है। ठीक है, सारे स्ट्रक्चर को मिला के क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोला जाता है। कहीं कहीं ये लिखा हुआ है कि H1 जो प्रोटीन है वो न्यूक्लियोसोम का पार्ट है। आप देखेंगे, पढ़ेंगे, जैसे न्यूक्लियोसोम में आपके 4 जितनी हिस्टोन है 5 होती है ना, 5 टाइप की, 4 तो मिलेगा ही, 4 तो इस बॉल में है, H1 इस बॉल के अंदर नहीं है। H1 अभी समझा रहे हैं बाहर होती है, तो न्यूक्लियोसोम का हिस्सा नहीं है H1। कहीं कहीं बोलते हैं कि न्यूक्लियोसोम का भी हिस्सा होता है H1 बाहर होती है लिंकर डीएनए में। लिंकर डीएनए जानते हैं कौन सा, एक न्यूक्लियोसोम, आपको समझ में आया, ये बॉल हो गया, इसके चारों तरफ डीएनए लपट गया, पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम। एक न्यूक्लियोसोम, 2, 3, 4, 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए दिखाई दे रहा है, ये डीएनए क्या, लिंकर डीएनए, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियोसोम को जोड़ने का काम कर रहा है, लिंक कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं लिंकर डीएनए। ठीक है, H1 इसी लिंकर डीएनए का हिस्सा है। तो यहां मैं लिख रहा हूं कि जो H1 है वो कहां होता है, इन लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए, और लिंकर डीएनए कहां होता है, बिटवीन 2 न्यूक्लियोसोम, 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए है वो लिंकर डीएनए होता है। ठीक है, लगभग 80 बेस पेयर होता है, ये भी ध्यान रखना है। लिंकर डीएनए की लंबाई कैसे निकालेंगे, कितनी लेंथ है, ये कितनी लंबाई का डीएनए है, तो 80 बेस पेयर होता है लगभग। अब 80 बेस पेयर मैंने बोल दिया तो आप लंबाई निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। ठीक, अब ये जो बुक में थोड़ा कंफ्यूजन ये किया गया है कि इसने दिखाया गया यहां पर, हम बोल रहे हैं कि लिंकर डीएनए में H1 यहां होती है, H1 कहां होती है, लिंकर डीएनए में। ये लिंकर डीएनए H1 यहां रहेगी, H1 यहां रहेगा, बुक ने यहां दिखाया है। बुक ने क्या किया है, ये देखिए, आप डायग्राम को देखिए, ये दिखाया उसने, ये H1 है, ये क्या है, H1 को इस बॉल के साथ में दिखा रहे हैं। तो ऐसे समझ लीजिए ये सही है, गलत नहीं। क्यों दिखाया गया, जैसे एक बॉल है, बॉल में आप धागा लपेट रहे हैं, ठीक है, अगर उस धागे को आप दोनों साइड से पकड़ के टाइट नहीं करेंगे, जैसे कपड़ा जब सुखाते हैं तो चिमटी लगाई जाती है, ठीक है, हमारे पास ये बॉल है, ठीक, इसमें हम धागा लपेट रहे हैं इस तरीके से, ला करके इधर से घुमा करके इधर लेके आए यूं, तो अगर यहां से चिमटी लगा के टाइट नहीं करेंगे तो धागा ढीला नहीं हो जाएगा क्या। जिधर से धागा एंट्री किया और जहां से निकला, इधर से एंट्री कर रहा था और इधर से वापस यहां से निकल रहा, ये एंट्री है, ये एग्जिट है, ठीक है, दोनों जगह को टाइट करने के लिए H1 लगी होती है। H1 ये दोनों को टाइट कर देती है, एकदम बॉल पर डीएनए पकड़े रखता है ताकि वो लूज ना हो जाए, ठीक है। और हालांकि ये H1 है कहाँ, आखिर ये जो धागा आ रहा है ये किसका हिस्सा है, ये हिस्टोन ऑक्टामर के बाहर का हिस्सा है ना। ये जो डीएनए आगे जा रहा है, आगे कहाँ जाएगा भाई, आगे दूसरे न्यूक्लियोसोम के पास जाएगा कि नहीं जाएगा। ये आगे डीएनए निकल गए, कहाँ जाएगा, ये दूसरे न्यूक्लियोसोम में एंट्री करेगा जाकर के। देखो जी, यहां से निकल रहा है डीएनए, ये कहाँ जाएगा, अगले न्यूक्लियोसोम में एंट्री करेगा ना ये। और ये डीएनए कहाँ से आ रहा है, ये किसी न्यूक्लियोसोम से आ रहा है, ये देखिए ये आ रहा है, ठीक। तो इन दोनों के बीच में ही तो H1 है। तो H1 इस लिंकर डीएनए में होती है, बाहर जो डीएनए का हिस्सा है वो क्या होता है, वो लिंकर डीएनए होता है, क्योंकि यही डीएनए अगले न्यूक्लियोसोम को क्या करेगा, जोड़ेगा, ठीक है, यही डीएनए जोड़ता है। तो इसीलिए H1 जो है पूरा इसको टाइट रखती है, किसको, डीएनए को। यहां पर समझ में आ रहा है। तो अगली बार आगे बताएंगे, उसमें दिया है थोड़ा सा और। तो सोचना है, पढ़ के आइए। देखिए इस चैप्टर में बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, आप लोग पढ़िए नहीं, आगे बहुत कॉम्प्लेक्स होता जाएगा ये चैप्टर। तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, बड़े भयंकर टॉपिक दिए हुए हैं सब।
हाँ इजी नहीं है, ठीक है। तो बेसिक थोड़ा सा जो 2 दिन पढ़ाया मैंने उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, तो आगे बहुत आसान हो जाएगा ये चीज।